रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुनने में तो ये वर्ड रिफ्लेक्शन से काफी मिलता जुलता लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन से काफी अलग। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा था, पढ़ा था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पिछले वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर भी जाओ, चेकआउट करो, काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, मजा आएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बड़े भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अपनी पेटी बांध लीजिए, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। म्यूजिक। Check the mic and make sure it sound right, boys. देखो यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सीधे साफ और क्लियर शब्दों में मैं आपको समझाता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। देखिए, हम जानते हैं कि लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि ग्लास हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। काफी सारे ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। देखिए, जब हमने रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, वो एक डिफरेंट डेंसिटी के मीडियम से दूसरे डेंसिटी के मीडियम में जब एंटर करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लीजिए एक ग्लास स्लैब पड़ा है, यहाँ से एक लाइट रे आती है और वो इस एज से ग्लास के अंदर एंटर हो। अगर ग्लास यहाँ पर नहीं होता तो लाइट का कुछ ऐसा पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, वो इस तरह से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यार, ये फिनोमिना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फिनोमिना की वजह से हमें बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने को मिले और इसी फिनोमिना की वजह से काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम कर पाते हैं। इवन जो मैंने चश्मे अभी पहने हैं या जो आप लोग स्पेक्स यूज करते हैं, जब आपकी आई साइट थोड़ी सी वीक हो जाती है तो वो सारी चीजें इसी रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। अब रिफ्रैक्शन की कुछ टेक्निकलिटीज, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह से किन किन चीजों पर रिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक रिफ्रैक्शन के बारे में बता देता हूं और कुछ एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम लोग रिफ्रैक्शन की पढ़ेंगे। चलिए, मैं आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स बता देता हूं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मतलब क्या है? ग्लास का टुकड़ा। इसके ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है। अब मान लीजिए लाइट की एक रे है, वो एयर से होते हुए ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। ये बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को एक दूसरे से अलग कर। तो ये जो लाइट रे आ रही है, ये इस बाउंड्री को यहाँ पर आकर टकराएगी। ये जो आने वाली लाइट रे है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये जिस पॉइंट पर इस बाउंड्री से टकरा रही है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चलिए, इस पॉइंट पर अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अब मान लीजिए ग्लास अगर यहाँ पर नहीं होता तो लाइट का जो पाथ होता वो कुछ ऐसा होता, लेकिन क्योंकि ग्लास यहाँ पर है तो लाइट जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। वो किस तरफ बेंड होगी? वो होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद जो हमारी लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी खिसक जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब कभी लाइट जो है वो लेस डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद या जो ये जो लाइट रे जो बेंड हो गई है, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। हमारी जो ये नॉर्मल लाइन है और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और हमारी जो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग ये चीज याद रख सकते हैं कि जब कभी लाइट जो है वो हल्के मीडियम या रेयर मीडियम से जब डेंस मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और जब वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ये दोनों डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, इनसे आप पता लगा सकते हैं। अब यार, रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन, और कुछ जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे लेटर वीडियोस में तो आपको साथ साथ में समझाते चले जाऊंगा, बताते चले। पहला जो एग्जांपल है वो आप लोगों ने शायद खुद ने भी एक्सपीरियंस किया हो। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने पानी भरा। जैसे उस बीकर के अंदर आप एक पेंसिल डालते हैं और उसको साइड में से आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो पेंसिल है वो थोड़ी सी मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है, और जो पेंसिल होगी वो आपको थोड़ी सी मोटी भी नजर आए। तो ऐसा क्यों होता है? अब इस चीज को समझने के लिए आपको दो चीजें जाननी होगी। पहली, रिफ्रैक्शन जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड होता है। दूसरी चीज, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, इस चैनल पर हमने हमारे वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो में इस चीज की बात की थी कि हमें कोई चीज कैसे दिखाई। देखिए, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने पड़ा है, किसी भी लाइट सोर्स से उस पर लाइट गिरती है और उससे बाउंस बैक होकर हमारी आंखों पर गिरती है। हमारी आंखें जब उन लाइट रेस को रिसीव करती है तो हमारी आंखों में एक स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। उस पर उन लाइट रेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब क्योंकि बीकर में पड़ी हुई पेंसिल आधी बीकर से बाहर है और आधी बीकर से अंदर, जो पानी के बाहर वाला पार्ट है वो हवा में है, तो उससे टकराकर जो लाइट रेस हमारी आंखों तक आ रही है वो डायरेक्ट एयर टू एयर आ रही है, तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रही, तो हमें
पेंसिल जो है वो एज इट इज दिखाई दे रही है, लेकिन जो पार्ट पानी के अंदर है, बीकर के अंदर है, वहां से लाइट कैसे आ रही है इसको जरा समझिए। पहले जो लाइट रेज है वो पानी में ट्रेवल कर रही है, पानी से ट्रेवल करने के बाद में वो ग्लास में एंटर हो रही है, फिर ग्लास से बाहर निकल के वो मेरी आंखों तक पहुंची। यानी कि इस केस में जो लाइट है उसने दो मीडियम्स की बाउंड्री को दो बार क्रॉस किया है। एक बारी लाइट रेज पेंसिल से होते हुए वाटर से ग्लास में गई थी, फिर ग्लास से एयर में आई और फिर मेरी आंखों तक पहुंची। क्योंकि जो लाइट रेज मेरी आंखों ने रिसीव की थी वो ओरिजिनल लाइट रेज नहीं थी, वो बेंड हो रही। तो जो पेंसिल की जो इमेज मेरे रेटिना पर पड़ी वो डिस्टॉर्टेड बनी, यानी कि उसका जो डायमेंशन है वो ओरिजिनल पेंसिल के डायमेंशन से अलग दिखाई देगा। सेम चीज आप एक और एक्सपेरिमेंट जिसको हम अपेरेंट डेप्थ कहते हैं उसके साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि आप एक बीकर लेंगे, उसमें एक सिक्का डालेंगे, फिर आप उसको देखेंगे तो सिक्के की आपको कुछ डेप्थ दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप उस बीकर में पानी भरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सिक्का जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है और वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिक्का उसी जगह पर है, वो ऊपर नहीं आया, वो अपनी जगह पर है और उतना ही उसका डायमेंशन, लेकिन वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो उसके डायमेंशन है वो चेंज हो गए। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो लाइट रेज हमारी आंखें रिसीव कर रही है वो मल्टीपल मीडियम्स की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए आ रही है। क्योंकि वो मल्टीपल मीडियम की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए आ रही है तो वो बेंड हो रही है, इसलिए जो इमेज हमारी आंखों पर बन रही है वो एक्यूरेट नहीं है। अब रिफ्रैक्शन का एक और एप्लीकेशन है जो बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है, जिसे हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगर आप रात में अंधेरे में आकाश में देखें तो आपको जो तारे हैं वो जगमग टिमटिमाते हुए दिखाई दे, पर जो तारे हैं वो एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है। तारे जो है वो हमारे सन की तरह है, जो स्टार्स जो है वो हमारे सन की तरह ही होते हैं। वो एक स्फेरिकल जलती हुई बॉल्स है। जिस तरह से हमें सन स्फेरिकल गोल दिखाई देता है, जिस तरह से हमें चांद दिखाई देता है एकदम गोल, उस तरह से हमें तारे दिखाई देने चाहिए। तो वो कुछ ऐसे स्फेरिकल डॉट्स की तरह हमें नहीं दिखाई देते, वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। देखिए, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जब तारों से लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तब तारों की इमेज जो है वो हमारे रेटिना पर बनती है, लेकिन क्योंकि स्टार से आने वाली लाइट जब अर्थ में एंटर करती है तो वो एटमॉस्फेयर में, वो वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो यहाँ पर भी देखो मीडियम में चेंज हुआ है। पहले लाइट थी वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, अब लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में। तो जो लाइट रेज है वो बेंड हो जाती है, जो हमारी आंखें रिसीव करती है वो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, वो बेंड हुई रेज होती है। लेकिन अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो गैसेस से बना हुआ है और गैसेस में हमेशा हलचल चलती रहती है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी हमेशा बदलती रहती है। अब ये जो फ्लक्चुएशन है डेंसिटी में, उस कारण से जो हमारी लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है। इससे हमें स्टार्स की जो इमेज है वो परफेक्ट स्फेरिकल डॉट्स की तरह नहीं दिखती, उनमें से कभी लाइट ज्यादा होती है कभी कम होती है। स्टार्स हमें थोड़े से फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये फिनोमेना हमें सन और मून में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये काफी पास है और इनका साइज रिलेटिवली काफी बड़ा है। तो जो लाइट रेज इनसे आती है, फ्लिकर तो वो भी करती है लेकिन वो नोटिसेबल नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टार्स की तो वो अर्थ से रेस्पेक्टिवली काफी दूर है, तो वो हमें एक पॉइंट साइज डॉट की तरह दिखते हैं। तो जब वो फ्लिकर होते हैं तो वो नोटिसेबल होता है। अब यार रिफ्रैक्शन के रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लास्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और बाकी एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे। जिस एप्लीकेशन की जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ये जो थर्ड एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन की वो है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा। देखिए, सनराइज क्यों होता है हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, इसलिए सनसेट और सनराइज होता है। अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो सनराइज कब होता है? जब जो सन होता है वो होराइजन से ऊपर आ जाता है। होराइजन क्या होती है? क्षितिज, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से मेरे फील्ड ऑफ व्यू की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैं होराइजन बोलता हूं। सन जब वहां से ऊपर आ जाता है तो मुझे दिखाई देगा कि सनराइज हो गया, और जब शाम को सन होराइजन से नीचे चला जाता है तब मुझे दिखाई देगा कि सन सेट हो गया। लेकिन कैसा हो कि मैं आपसे कहूं कि सन एक्चुअल में होराइजन से ऊपर आता ही नहीं है, लेकिन हमें उससे पहले दिखाई दे जाता है। तो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग? नहीं, चलिए मैं आपको समझा। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और सन जो है वो अभी होराइजन से नीचे, अभी एक्चुअली में सनराइज हुआ नहीं है, क्योंकि जो सन है वो एक्चुअल पोजीशन जो सन है वो अभी होराइजन से नीचे। जो सन से जो रेज आ रही है वो ऐसे सीधे चली जानी चाहिए, वो मेरी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए और मुझे सनराइज नहीं दिखना है। लेकिन क्योंकि जो सन रेज है वो स्पेस में से आ रही है, वो वैक्यूम से जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, और बेंड होकर वो मेरी आंखों पर गिरती है और मुझे जो सन की इमेज है वो होराइजन से ऊपर दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअल में जो सन है वो अभी भी होराइजन से नीचे, तो इसलिए जो हमें सनराइज है वो समय से पहले दिखाई दे, यानी कि एक्चुअल सनराइज हुआ नहीं है लेकिन मुझे सनराइज दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब शाम की अगर हम बात करें तो शाम को जब सन नीचे चला जाता है होराइजन से, फिर भी वो मुझे होराइजन पे दिखाई दे। ऐसा क्यों हो रहा है? वही सेम लॉजिक, जब सन जो है वो होराइजन से नीचे है तो जो सन रेज है वो ऐसे निकल जानी चाहिए, बट क्योंकि जो सन रेज है वो ट्रांजिट कर रही है, वो वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो वो बैंड हो जाती है, और जो बैंड हुई हुई रेज है वो मेरी आंखों पर पड़ती है और मेरे को जो सन की इमेज दिखाई देती है वो अभी भी होराइजन से ऊपर दिखाई देती है। अभी भी मेरे लिए सनसेट नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो सन है वो होराइजन से नीचे जा चुका है, यानी कि सनसेट हो चुका है। इसलिए जो सनराइज होता है वो हमें थोड़ा सा जल्दी दिखाई देता है और जो सनसेट होता है वो हमें थोड़ा सा लेट दिखाई देता है। तो जो ओवरऑल डे लेंथ है जो 24 आवर्स है अप्रोक्सीमेटली, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गया। तो यार जैसे कि मैंने कहा, रिफ्लेक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशन, हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में घंटों बात कर सकते हैं। काफी सारे ब्यूटीफुल फिनोमेना है और काफी सारे एप्लीकेशंस है जो रिफ्लेक्शन से जुड़े। अगर मैंने तुम्हें ज्यादा पढ़ा दिया तो तुमसे सहन होगा नहीं, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तुम्हारे दिमाग की नसें फूलने लगेगी और तुम्हारा दिमाग फट के फ्लावर हो जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहता। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहो, मजे करो, पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई मत छोड़ना, बाकी सब ठीक है। चलो टाटा। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं।